हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 16 अगस्त, हालांकि आज ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं है, वैसे आज नेशनल रम डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कल की, तो कल क्या था? कल 15 अगस्त था, जिस दिन हमने क्या सेलिब्रेट किया? 78th हमारा इंडिपेंडेंस डे। हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे? तो आपने देखा होगा सदियों की दास्तां के बाद हमारे भारत के लिए क्या आई थी? एक आज़ादी की पहली किरण। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन थी। और हम उस टाइम पर क्या हो चुके थे? इंडिपेंडेंट हो चुके थे। हमें इंडिपेंडेंट करने के लिए कौन से वाइसराय को भेजा गया था? तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से माउंटबेटन प्लान भी आया था। और हमारे इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए कौन आए थे? तो याद रखना, सर रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ के नाम पर एक बाउंड्री है जो किसको सेपरेट करती है? इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले कभी क्या था? ईस्ट पाकिस्तान ही था। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो अब उसी के साथ आज के न्यूज़पेपर्स के ऊपर हम कंटिन्यू चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहली न्यूज आती है आपके सामने। मोब अटैक्स फेल्स टू क्वेल डॉक्टर्स फाइट फॉर द जस्टिस इन द बंगाल। देखो, ये जो इश्यू है ना, आज के दिन हमारे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। हुआ क्या? सिंपल सा समझना कि एक बच्ची है जो, मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि एक छोटा बच्चा है जिसने सपना देखा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, है ना। उस बच्ची ने पढ़ाई की, ठीक है, वो डॉक्टर के लेवल तक पहुंची, ट्रेनी बन गई, ठीक है, और वो अपनी जॉब कर रही है। अब उसे लगा कि मुझे रात को यहीं रुक जाना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। वो उस दिन घर नहीं गई, जो भी था वहां पर रुक गई, अपना काम कर रही थी। अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। और बात सिर्फ रेप की भी नहीं थी, आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि वो, आप सोचकर भी, मैं कहता हूं कि अगर ये बात अगर हम सुन लें या हम सोच लें कि हमारे किसी नोन के साथ हो जाए तो हमारी रूह कांप जाए, बाहर निकल के चली जाए आत्मा, है ना। उस लड़की के जो पैर थे, दोनों के दोनों लेग्स थे, वो 90 डिग्री अपार्ट थे। ठीक है, एवरेज जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर से मैक्सिमम 10 ग्राम या 15 ग्राम सीमन निकल सकता है, उसके अंदर 150 ग्राम सीमन पाया गया। अब सोचो कैसी दरिंदगी हुई होगी वहां पर, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। याद करो, एक बार हुआ था कब? निर्भया रेप केस। उसके अंदर भी 2012 में क्या हुआ था? एक लड़की के साथ चलती हुई ट्रेन में रेप होता है। अब क्या भारत में कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं आने चाहिए कि इनको रोका जा सके? क्या हम ईरान नहीं बन सकते कि किसी ने रेप किया तो उसको, जब वो उसका कन्विक्ट हो जाता है तो उसको तुरंत फांसी लगा दी जाए? अगर 15-20 लोगों को ऐसे फांसी लगा दी जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। कल हमने 78th इंडिपेंडेंस डे बनाया, लेकिन क्या हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए क्या बाहर जाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से ये सब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऊपर से कल जो 15 अगस्त की स्पीच चल रही थी उसके अंदर भी 2 लाइनें बोल के उस मैटर को खत्म कर दिया गया। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो जो वेस्ट बंगाल है, वो उसकी जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा कि ये जो पूरा का पूरा इशू है ना, ममता बनर्जी ब्लेम्ड अटैक ऑन द पॉलिटिकली मोटिवेटेड आउटसाइडर्स एंड अर्ज्ड द डॉक्टर्स टू रिटर्न। अब तुम समझ सकते हो कि उसके बाद जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर लोग आए और आने के बाद उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मारा पीटा, उस साइट को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर्स ने क्लेम किया कि ये तो सुसाइड है। बाद में पता चला, धीरे धीरे जब वीडियो सामने आने लगी, जब बातें निकल के आने लगी, तो बाद में पता चला कि ये तो रेप ही था, हालांकि दिख रहा था रेप ही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा एक टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या इससे पहले कभी हुआ है भारत में? तो याद रखना, इससे पहले भी एक केस हो चुका है। टाइम था 1973। उस टाइम पर एक लड़की थी जिसका नाम था अरुणा शानबाग। ठीक है, क्या नाम था? तो सिंपल से समझना, अरुणा शानबाग। ठीक है, हुआ क्या था इनके साथ? ये आपके किंग एडवर्ड, क्या नाम था उसका? किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि कहां पर है आपका? मुंबई में। उसके अंदर क्या थी? नर्स थी। और जब ये एक दिन शाम को घर से निकल रही थी, या वहां से निकल रही थी, 25 साल की इनकी एज थी उस समय, तो पीछे से जो वार्ड बॉय था, उन्होंने इनके गले के अंदर फंदा डाल दिया, ठीक है, चेन डाल दी, और उसके बाद उनके साथ रेप किया। तो अचानक से जब गले में फंदा पड़ा तो पता नहीं कुछ ऐसी रिएक्शन हुई बॉडी में कि उनका जो माइंड था वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, यानी कोमा में चली गई। और उसके बाद वो लगभग एवरेज 42 ईयर्स तक किस में रही? कोमा में रही। और फिर जाकर 2011 में उनके घर वालों ने पेटिशन लगाई कि भाई जब ये जिंदा नहीं हो सकती, 42 साल से वो कोमा में है, तो इसको मार दिया जाए।
लेकिन भारत के अंदर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव, ठीक है, सिर्फ जीने का अधिकार है तुम्हें, वो भी कैसे, विद डिग्निटी, ठीक है, और आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है। लेकिन आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उसको लीगली किया। और आपने एक वर्ड सुना होगा यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि ड्रग्स वगैरह देके, मेडिसिन वगैरह देके उनको आसान शांति से मार दिया जाता है बिना किसी पेन के, ठीक है, पेन फ्री डेथ होती है। तो उसमें उस अरुणा शानबाग को 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो सोचो कि ये मैटर आज का थोड़ी ना है, मैं 1973 की बात बता रहा हूं। और अगर मैं पूरे भारत की बात कर लूं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर 90 मिनट के अंदर रेप होता है। ये 2019 के एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की खबर है। आज के डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो वो डाटा तो हमारे पास है नहीं। लेकिन सोचो कि कितनी बड़ी दरिंदगी, कितना बड़ा केस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल निर्भया रेप केस हुआ था। उस निर्भया रेप केस में 2012 के अंदर वो जो लड़की थी उसके साथ जब रेप होता है तो वो जगह जगह पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी कोई FIR तक नहीं लिखता है। सेम यहां पर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकली ब्लेम कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे कोई FIR लिखवाने जाए तो वो कहते हैं कि नहीं चलती बस में रेप हो रहा था, तो ये तो उस पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में। तब जाकर पहली बार याद रखना हमारे यहाँ पर 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया था, जो आप सभी को पता होना चाहिए। 0 FIR का कॉन्सेप्ट 2012 में आया था, जिसको लेकर आने वाली कौन थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखना जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आपके 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया था। और क्या है इस FIR में कि आप अगर मान लो तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है यहाँ पर जयपुर में, लेकिन जयपुर में आप किसी के अगेंस्ट FIR नहीं लिखवा पा रहे हो, पुलिस वाले नहीं लिख रहे हैं, बहुत पावरफुल इंसान है, तो कोई बात नहीं है, तुम भारत के किसी भी हिस्से में जाकर, ठीक है, चाहे अंडमान निकोबार चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, कहीं भी FIR लिखवा दो, वो 0 FIR लिखी जाएगी। फिर वही FIR कहां पर आ जाएगी, जहां पर तुम रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, तो मजबूरन यहां के पुलिस स्टेशन में FIR लिखनी पड़ेगी उनको। ये क्या था, 0 FIR का कॉन्सेप्ट। और इसने बहुत सारी हेल्प भी की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा आसाराम बापू, ठीक है, जो आसाराम थे, ठीक है, उन्होंने रेप किया था एक 16 ईयर यानी कि 16 साल की लड़की के साथ। और उस लड़की के घर वाले उसको भगवान मानते थे, उसके घर में पूजा करते थे, मंदिर बनवा रखा था। एक बार वो जोधपुर जाते हैं तो वो उनको वहीं पर, वो जो लड़की है वहीं पर स्टे कर जाती है और बाद में वो उनके साथ रेप करते हैं। और बाद में वो लड़की जब घर वालों को बताती है तो घर वाले पहले तो मानते नहीं है कि हमारा भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता। बाद में जब सबूत मिलते हैं, बाद में जब घर वालों को पता चलता है, वो रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो किसी ने लिखी नहीं। फिर वो भाग जाते हैं दिल्ली, पीछे उनके आसाराम के जो क्योंकि जोधपुर में गढ़ है उसका पूरा, तो वो पीछे पीछे पुलिस जो गुंडे होते हैं उसके बदमाश हो जाते हैं, तो वो दिल्ली में जाकर FIR लिखवाती है, 0 FIR। उसके बाद यहाँ पे एक केस चलता है और आज वो जेल में है। सोचो इस 0 FIR का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो आसाराम नाम का जो दरिंदा है, पता नहीं कितनों के साथ रेप कर चुका होगा और कितनों के साथ आगे जाके करता। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो मेंटलिटी है ये ऐसे ठीक नहीं हो सकती है। बेसिकली सरकार को कुछ रिफॉर्म करने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा पोक्सो, ठीक है, पोक्सो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, जो आया था 2012 में, जिसमें आपके 18 ईयर से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर रेप होता है, उसमें याद रखना ये जेंडर न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसमें गर्ल और बॉयज दोनों को काउंट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या है, आप पनिशमेंट दे सकते हो, ठीक है, डेथ भी है, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन उसके ऊपर या उससे अलावा जितने भी रेप होते हैं तो उनमें भी तो मैनेजमेंट होनी चाहिए ना। तो सरकार को अभी रिफॉर्म लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज हो गया और कल नहीं होगा। तो ये ऐसे केस हैं जिनमें हमें खुद सोचना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स तो धरे के धरे रह जाते हैं। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, कहां पर इक्वालिटी है बताओ? क्या तुम्हें इक्वालिटी दिख रही है? क्या उसके लिए जस्टिस दिया जा रहा है? तुम देख रहे हो खुद सरकार, खुद आपकी गवर्नमेंट उसको बचाने की बात कर रही है। वो सब छोड़ो, एक केस और मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपने एक नाम सुना होगा अंकिता, ठीक है, अंकिता भंडारी, ठीक है, आई थिंक इसका नाम अंकिता भंडारी था, ठीक है। अंकिता क्या होती है, 2011 में ये उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक रिसोर्ट में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट। उस समय उस रिसोर्ट का मालिक होता है एक बीजेपी MP का बेटा, ठीक है। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट न्यूज में ऐसा ही है ना। हुआ क्या कि उसने उसके साथ रेप किया और उसको वहीं रिसोर्ट में जिंदा गाड़, मतलब कि रेप करने के बाद गाड़ दिया। उसकी डेड बॉडी अब जाकर मिली है 10-12 साल बाद। आपने अभी देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना, जो कि HD देवगौड़ा हमारे पहले ex PM रह चुके हैं, उसका बेटा, उसका पोता है, सॉरी,
ठीक है। जिस दिन वहां पर पॉलिटिकल वो हो रही थी, रैली हो रही थी, उसके एक दिन पहले उसका काला चिट्ठा सामने आता है कि उसने लगभग 2800 प्लस रेप वीडियोस बना रखी थी, जिसमें वो रेप कर रहा था उसके घर में आने वाली 70 ईयर प्लस की जो बूढ़ी जो मेड थी उसके साथ भी उसने रेप किया होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गरीब आदमी है वही रेप कर रहा है, या अनएम्प्लॉयड है वही रेप कर रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का रेप कर रहा है, पर्टिकुलर रिलीजन का रेप कर रहा है। नहीं, ये बेसिकली बात होती है किसकी, मेंटलिटी की। आपने देखा होगा 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों से रेप होता है। तो हम क्यों ना एक ऐसा रिफॉर्म लेकर आए कि इनको सीधा, जैसे ईरान में होता है, सीधा फांसी मार दी जाए, सीधा गोली मार दी जाए, कन्विक्ट हुआ मार दो, कन्विक्ट हुआ मार दो। 20 को मारोगे ना, 20 साल तक रेप नहीं होंगे भारत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये लाइव आप समझ सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें कुछ इसके लिए लाने की जरूरत है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं अब, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें याद रखना, जैसे आपका राइट टू लिव तो है आपके पास, लेकिन मरने की आजादी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा इसी वाले केस के अंदर रिलेट करते हुए अरुणा शानबाग का केस, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना यूथानेशिया आपको अलाउ है कब, जब 4 डॉक्टर लिख कर दे दें कि इसके जीने का कोई बेनिफिट नहीं है, या तो टर्मिनली इल हो, बहुत ज्यादा बीमारी हो उसको, या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम से क्या हो, कोमा के स्टेट में हो, तो उसको मारा जा सकता है। अदरवाइज मारना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। और समझ में आ रही है। और इसके लिए रिफॉर्म्स लाने की, लॉ लाने की जरूरत किसकी है, सरकार की, पार्लियामेंट की। ओके, उसके बाद चलते नेक्स्ट। देखो कुछ डाटाज आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि हमारे 2019 की रिपोर्ट दिखाते हैं। याद रखना मैक्सिमम, देखो ब्लैक में कौन है, राजस्थान में एवरेज अगर रेप की को काउंट किया जाए, टाइम निकाला जाए, तो हर 90 मिनट में एक रेप होता है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर तो 1.6 डेज, ये क्या है वहां के डाटा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो नागालैंड है उसमें 45 डेज में है। और ये तो वो है, ध्यान रखना, जो 70% रेप्स तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। सिर्फ 30% जो दर्ज हुए ना, जो रिपोर्ट हमारे पास है, उनकी डाटा की बात कर रहा है। सोचो कि क्या ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजादी के इतने साल बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने स्ट्रांग होने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारों में कमी है। समझ में आ रही है। अब इसी के अंदर याद रखना, हमारे यहां पर एक आर्टिकल है, शायद तुमने सुना होगा, आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, तो 20 के 3 पार्ट है, ध्यान रखना, 1, 2 और 3। 1 क्या कहता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है नो एक्स फैक्टो लॉ, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पर क्राइम करेगा उस टाइम के हिसाब की सजा मिलेगी, बाद में क्राइम की सजा नहीं मिलेगी। जैसे आज किसी ने मर्डर किया और आज मर्डर की सजा 10 साल है, और अगर 20 साल बाद पकड़ा जाता है और मर्डर की सजा हो जाती है 20 साल, तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी। जिस समय का क्राइम किया था उस समय की सजा मिलती है, बाद की सजा नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर कौन सा, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक क्राइम की एक सजा मिलेगी, 2 सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद रखना, आप किसी को भी अपने खुद के खिलाफ गवाही के लिए फोर्स नहीं कर सकते, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेकिन ध्यान रखना, इसमें 2 एक्सेप्शनल केस हैं। वो कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना। पहला है क्राइम अगेंस्ट नेशन, अगर तुमने देश के खिलाफ कोई क्राइम किया हो। और दूसरा याद रखना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन, बच्चे या महिलाओं के खिलाफ तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम्हारे ऊपर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन या सेल्फ इंक्रिमिनेशन लगेगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है या तो आपका नार्को टेस्ट होगा, आपको ड्रग दे देंगे, आप अनकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे, आपसे पूछेंगे वही आंसर दोगे, आप सोच नहीं पाओगे। तो अगर मैं किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो ठीक है। उसके बाद एक होता है कि आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। ये सिर्फ किस में होता है, या तो क्राइम अगेंस्ट नेशन या फिर किस में होता है, आपके क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और समझ में आ रही है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, क्या प्रोविजन निकलता है, उसको हम जब आगे न्यूज में आएगा तो हम इसको अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे। और आपने अभी पढ़ा होगा, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा जो लड़कियां गायब हुई हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, लगभग 13 लाख डाटा हमारे पास रिपोर्टेड न्यूज है कि लड़कियां गायब हुई हैं, ठीक है। तो इस मेंटलिटी को, इन कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। एटलीस्ट 2-2, 4-4 अपने व्यू रखें कि सर ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, ताकि तुम्हारे भी सोचने की, तुम्हारे भी थिंकिंग पावर बढ़े और तुम्हें भी कुछ नया सोचने को मिले, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, ठीक है। देखो, सेंटर लॉन्चेस न्यू AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट। देखो, पेस्ट क्या होता है, जो हम पेस्टिसाइड होते हैं ना, जो दवाइयां छिड़कते हैं जो खेतों के अंदर है ना। तो होता क्या है, कई बार हम जैसे कि दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कि यार मैंने गन्ना उगा रखा है, मेरे को ये दवाई दे दे। तो दुकानदार क्या करता है, रिटेलर क्या करता है,
जो होना चाहिए वो नहीं देगा। मार्केट में होता है ना कि तुम गए, कोई जो बेचने वाला है ना, प्रोड्यूसर है, कोई नई प्लांट लगा के बैठा है, वो तुम्हारे पास आया, मैं रिटेलर हूं, मेरे पास आया कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है गन्ने के कीड़े के लिए, ये बेचना। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, तुम आए मेरे पास, तुमने वो गन्ने का वो पेस्ट लिया और तुमने डाल दिया। हो सकता है तुम्हारी फसल ही खराब हो जाए, साथ में हो सकता है तुम्हारे जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो कम हो जाए, हो सकता है तुम अच्छी ज्यादा क्वांटिटी में डाल दो, फसल खराब हो जाए, हो सकता है कम डालो, तुम्हारी फसल ही काम ना करे, वो पेस्टिसाइड ही काम ना करे। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, किसका नाम हो रहा है? एआई। देखो मैं बार बार कहता हूं एआई बहुत ही ज्यादा न्यूज में। अभी तुमने कल एक वीडियो देखी होगी जो कि ट्विटर पे डाली गई थी, जिसमें एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप डांस कर रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो रियल में डांस कर रहे थे। और हालांकि उसने क्लेम भी किया कि हम रियल में डांस कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एआई का कमाल है, एआई तुमसे कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। इतने इसके यूज है, इतने इसके मिसयूज है, आप खुद सोच भी नहीं सकते। बार बार डेली डेली न्यूज में आते रहते हैं। तो बस 2-4 बातें याद रखना, फिर हम इस न्यूज पे चलते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, हमें तो एग्जाम को फोकस करते हुए रहना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कब आया था याद रखना? 1956। और इसको लाने वाला कौन था? तो याद रखना जॉन मैकार्थे, ठीक है। और जॉन मैकार्थे ने इसको नाम क्या दिया था? जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और अगर पूछे चैट जीपीटी कौन लाया, तो ये इसका एडवांस वर्जन है, याद रखना 2022 में आता है। और लेकर कौन आया था? तो याद रखना सैम ऑल्टमैन। कौन लेकर आए थे इसको? सैम ऑल्टमैन। क्या होता है चैट? मतलब चैट करना, जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो पहले से ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है उससे तुम बात कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। पहले इसमें जो इनपुट होता था टेक्स्ट होता था, अब इसके अंदर ही वीडियो ऑडियो सब दे सकते हो। जैसे मोदी जी का नाम लिया कि प्लीज सिंग ए सॉन्ग, मारवाड़ी सॉन्ग आया तो वो गा देते हैं, भोजपुरी सॉन्ग गा देते हैं। तो एआई का तो कमाल है सारा, ठीक है। कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इसकी इस न्यूज के ऊपर, और मैं फिर से कह रहा हूं इस एआई की किसी न्यूज को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे टेलीमानस, अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था ना, जिसमें जो आर्मड फोर्सेस के लोग होते हैं जो स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं, उनके सुसाइड से बचाने के लिए टेलीमानस आया। तो दुनिया भर की चीजें चल रही, ध्यान रखना प्लीज उनको, है ना। अब समझना इसमें क्या है कि एक सर्वेलेंस होगा जिसके अंदर आप उसके अंदर फोटो क्लिक करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर डाल दोगे ऐप के ऊपर, तो एआई तुम्हें बता देगा कि भाई इस टाइप का पेस्टिसाइड है, या सॉरी इस टाइप की बीमारी है, ये तुम्हारे कीड़ा लगा हुआ इंसेक्ट है, ये तुम्हारी फसल है, इतना पेस्टिसाइड इसमें डाल दो और वो तुम्हारा काम कर देगा। तो ये कितना अच्छा हो जाएगा, हमारे यहाँ जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो बस उसी को फोकस करते हुए लिखा गया, सेंटर लॉन्चेस न्यू एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू मैनेज द पेस्टिसाइड को मेंटेन करने के लिए। द एआई बेस्ड सिस्टम विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पेस्ट एंड कंट्रोलिंग देम, ठीक है। तो सिंपल सा आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एक प्रोग्राम भी एनपीएसएस, व्हाट इज एनपीएसएस? नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम स्टार्ट किया गया है। आपसे पूछेगा किसने स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। कौन सी मिनिस्ट्री होगी मुझे कमेंट करके बताना, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा, आइडिया आपको लग चुका होगा, ठीक है। कितने लोगों को, कितने फार्मर्स को बेनिफिट होगा? लगभग 14 करोड़ 14 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा। ये 2-4 बातें आप याद रखनी है, ठीक है, और एआई पे फोकस रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, रीशेप द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एआई कंपनीज। देखो अभी तो एआई स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। तो एआई के अभी शुरुआती दिनों में इतने बुरे क्राइम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो क्या लिखा है, रीशेप द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एआई कंपनीज। जो एआई कंपनीज की जो पॉलिसीज है उनको सरकार को रिस्ट्रक्चर कर देना चाहिए अभी से, पता चले बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, उससे अच्छा है कि अभी ठीक कर दो। अब हमारे पास इतने पावरफुल एआई टूल आ चुके हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि जो फेक कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, उनको वहीं पर फिल्टर कर दिया जाए, वो पहुंचे ही ना हमारे पास। बैंकों से कॉल आते हैं फर्जी, हम एक नंबर डिसाइड कर देंगे, सारे बैंक वाले सिर्फ यही नंबर यूज करेंगे, इसके अलावा अगर कोई नंबर यूज किया उन्होंने तो वो फ्रॉड में काउंट होगा, फोन आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना। तो एआई को हमें उसके अकॉर्डिंग ही ढालना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो आप जस्ट इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर लिखी है, आपको समझ में आएगा। जो बेसिक डिटेल है वो इससे पहले वाले न्यूज में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पीएम कॉल्स फॉर द सेक्युलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। देखो कल जो मोदी जी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुई थी, ठीक है, उसमें मोदी जी ने किसके ऊपर बात की? यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात की, ठीक है। और किस किस पे बात की? तो हम फोकस कर लेते हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने इनडायरेक्टली वेस्ट बंगाल वाले केस की तरफ इशारा किया था, ठीक है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए देश के अंदर, ठीक है, कैसे मेंटेन किया जाए। एक तरफ हम कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देंगे, दूसरी तरफ हम कहते हैं 5वें नंबर की जीडीपी है। तो कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस हो रखा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे आएगी उसकी बातें की, ठीक है। फाइट अगेंस्ट करप्शन के लिए फाइट की। अब देखो करप्शन का लेवल देखो, तुमने देखा होगा बिहार, देखा है क्या? बिहार सुना है क्या कभी? बिहार के अंदर क्या हुआ, एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। इधर है खेत,
इधर है खेत, खेत के अंदर एक ब्रिज बना दिया, ना उधर से कोई पानी की नदी है, ना उधर से कोई रेल जा रही है, ना उधर से कोई सड़क जा रही है, और 3 करोड़ रुपए में बना था। अब सोचो कितना, किस लेवल का करप्शन हो रहा है। तुमने ये सुना होगा रातों रात रोड गायब हो गई, हेलीकॉप्टर चुरा लिया, चलो यहां तक तो बर्दाश्त की बातें थी ना, चोरी हो रही थी, ठीक है, भूखमरी है, चोरी कर ली। लेकिन तुम बताओ कि जो नेता लोग हैं वो ब्रिज बना रहे हैं खेत के बीचों बीच, जहां कुछ नहीं है आसपास, ना कभी नदी आ सकती है फ्यूचर में। हो सकता है कि बनाने वाले ने सोचा होगा आज से 1000 साल बाद जब यहां से नदी गुजरेगी तो ब्रिज बना देता हूं, गांव वालों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो ये जो करप्शन होता है इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इन सब के ऊपर फोकस किया गया। हालांकि इसके काम करने का किसका है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश पे इन्होंने बात की कि बांग्लादेश से कैसे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उनसे मेंटेन किया जाए अपने रिश्ते, ठीक है, वो सब बात की। एजुकेशन के ऊपर बात की इन्होंने, नीट कंट्रोवर्सी के ऊपर बात की, ठीक है, जिसमें कहा गया 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी भारत के अंदर, मेडिकल सीट बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना सबसे ज्यादा स्पीच आज तक की किस PM ने दी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने 98 मिनट की सबसे मैक्सिमम स्पीच है इनकी। और सबसे छोटी स्पीच किसने दी है, तो याद रखना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके इंदिरा गांधी ने 14 मिनट की सबसे मिनिमम स्पीच थी, और मैक्सिमम किसकी है, लॉन्गेस्ट स्पीच किसकी है, तो मोदी जी की 98 मिनट्स की। ये 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे फोकस वाले न्यूज के ऊपर, जो किसकी बात कर रहा है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा, UCC। देखो UCC पहली बात तो किसका पार्ट है, तो ये आपके बेसिकली आपके DPSP, ठीक है, आपके DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव ध्यान में रखेगा, बस इतना सा ध्यान रखना। और ये जो DPSP है ये कितने आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आपके आर्टिकल नंबर 51 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। और याद रखना ये स्टेट वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है, कहां से लिया है DPSP, तो याद रखना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब मैंने कहा DPSP में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44, और ये आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, 44, तो याद रखना UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज UCC, तो देखो 3-4 चीजें होती है, जैसे मान लो अडॉप्शन, ठीक है, जैसे मान लो एक होता है इसमें मैरिज, ठीक है, जैसे मान लो एक होता है कौन सा आपका डाइवोर्स, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक होता है आपका कौन सा, इनहेरिटेंस। तो भारत में बहुत सारी जगह पर क्या है कि आज भी क्या हो रहा है कि अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है, लड़का है लड़की है, ठीक है, एक की डेथ हो गई, अगर लड़का बचा तो लड़का अडॉप्ट करने में बहुत सारे इश्यूज है, लड़की को आराम से अडॉप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि शादी होती है तो जो मैरिज लॉज हैं, कोई हिंदू से कर लेता है, हिंदू मैरिज एक्ट से कर लेता है, किसी मुस्लिम से शादी कर लेता है तो रिजेक्ट हो जाती है, मुस्लिम से कर लेता है, हिंदू में आता है तो रिजेक्ट हो जाती है, स्पेशल मैरिज एक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो हमें कहीं ना कहीं भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए सभी भारतीयों के लिए। हमें बेसिकली देखो, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे सेकुलरिज्म में खतरा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा सेकुलर जो कंट्री है उसमें स्ट्रॉन्ग होगा वो। हम सभी भारतीय पहले हैं, रिलीजन बाद में है, तो क्यों ना लॉज को हम एक साथ बना दें। हमारा जब देश बना था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया था धर्म से चले, हमने चलाया था कि देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चले और रहे सभी धर्म के लोग। तो इन सभी धर्म के लोगों को अच्छे से रहने के लिए हमें सेकुलरिज्म को मेंटेन करना होगा, उसके लिए UCC जरूरी है। लेकिन उस समय भी इसमें बहुत सारी डिबेट हुई थी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसको FR में नहीं डाला हमने, क्योंकि FR में डाल देते फंडामेंटल राइट में तो कंपलसरी हो जाता, तुम कोर्ट चले जाते, तुम्हारा राइट बन जाता। इसको DPSP में रखा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट चाहे तो करे चाहे तो ना करे। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 37, दीज DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द या बाय नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, फोर्सेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस स्टेट को लगता है कर देगा, नहीं लगता है नहीं करेगा। और जब धीरे धीरे टाइम पास होगा, लोग लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो सब कर देंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना किस लिए काम आता है, ठीक है। हर जगह सेम रूल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, डाइवोर्स का केस ले लेता हूं मैं ना, डाइवोर्स का केस। डाइवोर्स के केस में अगर मान लो कोई हिंदू है तो डाइवोर्स लेना थोड़ा टिपिकल है ना, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये वो। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता था पहले। मुस्लिमों में क्या था, तो आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक का वो था। अगर सुबह घर से निकले और खाने में नमक पसंद नहीं आए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, तो हो गया तलाक, ठीक है। शाम को खाना खा रहे थे, कुछ बात बिगड़ गई, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। तो अल्टीमेटली ये इतना किसके लिए दुखी करने वाली बात है, तो याद रखना वुमेन्स के लिए। वुमेन की जो इंटीग्रिटी है, वुमेन की जो डिग्निटी है ना, उसको तोड़ता है ये। क्योंकि होता क्या है कि उसने तो तलाक दे दिया, लेकिन मुस्लिम मैरिज लॉज में लिखा है कि अगर मान लो उसने तलाक दे दिया, रिलीजियस लॉज में, कि अगर उसने तलाक दे दिया तो अब वो जो लड़की है ना,
अगर मान लो उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था, तो अल्टीमेटली वो जो लड़की है ना, उसको पहले किसी तीसरे आदमी से शादी करनी पड़ेगी, दूसरे आदमी से, फिर उससे वो तलाक लेगी, फिर वो पहले वाले से दोबारा शादी करेगी। तो सोचो किसकी डिग्निटी खत्म हो रही है, तो वुमेन की डिग्निटी खत्म हो रही है। तो क्या एक गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है। तो धीरे धीरे इसको अबोलिश किया गया, हटाया गया। कैसे? तो आपने कुछ केस पढ़े होंगे, जैसे 1985 में केस हुआ था शाहबानो केस। शाहबानो वर्सेज उनके हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, ठीक है। उनका एक केस हुआ था 1985 में, जिसमें कहा गया कि जो डाइवोर्स लोगे जिससे ना, तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा। आप डाइवोर्स लो लेकिन उसको जीने लायक पैसा देना पड़ेगा आपको मंथली, या जो भी आपकी कंडीशन है उसके भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो ये एक अच्छा जजमेंट था, क्योंकि जो लोग तलाक लेने चाहते थे वो तलाक नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ पैसा देना पड़ेगा उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, तो उन्होंने कम कर दिया। फिर एक केस होता है, याद रखना, 1995, जो केस नाम से जाना जाता है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1995 सरला मुदगल। अब कहोगे तो एक हिंदू नाम है, बिल्कुल नाम है। हुआ क्या था कि एक लड़का था, उसने शादी की, और शादी करने के बाद बोला मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट। उसकी वाइफ ने कहा नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है, इन केस अगर डेथ हो जाए या जो भी बातें होती हैं। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो करूंगा। तो उसने कहा कि मैं काम करता हूं, मुस्लिम बन जाता हूं और मुसलमान बन के शादी कर लेता हूं, कि मुस्लिमों में तो 4 शादियां अलाउड है। अब उसने क्या सोचा कि मैं करूं, उसने केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लूप होल देखा, बोले यार ऐसे चलता रहा तो सारे के सारे 60% हिंदू जो हैं वो तो मुसलमान बन जाएंगे, क्योंकि हिंदू अगर मुस्लिम बन के 3 शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, और ये अलाउ कर दिया, तो सारे हिंदू जो 2-3 शादी करने में इंटरेस्टेड है वो तो सारे क्या बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी में आ जाएगी, माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लूप होल को बंद किया और कह दिया सरला मुदगल वाले केस में कि अगर कोई हिंदू मैन अगर रिलीजन कन्वर्ट करता है तो भी वो एक ही शादी कर सकता है, 4 शादी नहीं कर सकता है। समझ गए? फिर एक आता है कौन सा, 2017, ये कौन सा था? तो याद रखना सायरा बानो, ठीक है, ये बहुत फेमस केस है, याद रखना, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। हुआ क्या था, इसमें हमारी सरकार ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप ट्रिपल तलाक वैसे लोगे जैसे किसको मिलता है, हिंदूज को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की डिग्निटी को तो मेंटेन रखा ना इसमें। बस यही है कि जो मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, इसके अंदर इक्वलिटी आनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला स्टेट कौन सा था जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया, तो याद रखना कौन था, आपका गोवा। लेकिन वो प्री इंडिपेंडेंस की बात है, याद रखना गोवा ने कब इंप्लीमेंट किया था, प्री इंडिपेंडेंस की बात है 1867 में। अगर पूछे कि आजादी के बाद पहला कौन सा बना पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो याद रखना आपका बना उत्तराखंड, ठीक है। इसी साल उत्तराखंड ने क्या किया, याद रखना अच्छे से, उत्तराखंड क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी हम चाहते हैं कि पूरे भारत में लागू हो जाए, हम चाहते हैं हो जाए और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे लोग, सभी धर्मों के लोग रिट्रेट होंगे, हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। समझ गए? ये कुछ केस याद रखना और कुछ आर्टिकल्स को ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर अगर और डिटेल में पढ़ा जाए तो कर तो दोगे, लेकिन देखो एक तरफ है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, एक तरफ है डीपीएसपी, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा बहस हो सकती है। फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं, तुम्हारे राइट छीने नहीं जा सकते, कोर्ट में चले जाओगे। ये है स्टेट दे तो दे, ना दे तो ना दे, खत्म। तो यहां पर तुमने देखा होगा आर्टिकल नंबर 25 से 28 लिखा है, और यहां पर लिखा है आर्टिकल 44 लिखा है ना, जिसमें डीपीएसपी है। यहां पर लिखा है कि हर रिलीजन के हर पर्सन को, एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी रिलीजन, उसका राइट है। क्या राइट है उसका? तो उसका ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस की या रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। अब सोचो मुसलमानों के मुस्लिम रिलीजन में लिखा है कि मुझे तो ट्रिपल तलाक ही करना है, तो क्या इसको ओवरटेक किया जा सकता है? तो हमें इन चीजों को बदलने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो आजाद तो धर्म पे हुआ था, लेकिन देश को चलाने के रूल्स रेगुलेशंस की जो किताब बनाई गई थी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं आज के दिन में, किताब ही तो है, उसमें यही तो लिखा है, एक पीएम होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये होगा, वो उसी से देश चलता है। तो उसमें हमने लिख दिया कि हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से देश चले, ना कि धर्म के नाम पे चले। इसलिए हम सेकुलर को भी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म मेंटेन रहे, किसी एक धर्म का वो ना रहे। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों का भी टकराव हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ इसका अपोज करते हैं, कुछ इसका अपोज करते हैं। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, सभी क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जब होगा तो हम बात कर लेंगे, ये जस्ट कल की बातें ध्यान रखना। समझ गए? उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने कहां से स्पीच दी थी? तो याद रखना रेड फोर्ट से,
ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप घर से आराम से ढूंढ के बता सकते हो कि 2 रेड फोर्ट है हमारे पास, एक दिल्ली में एक आगरा में। ठीक है, दिल्ली वाला बनवाया था शाहजहां ने। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आगरा वाला लाल किला किसने बनवाया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी ना कभी सुना होगा तुमने। ठीक है, ये तुम्हारे घर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ कैन ट्रैफिक विच कोज एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल। देखो इसमें कहा गया कि जो ट्रैफिक है जिससे एयर पोल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिंपल सा पढ़ना, बहुत अच्छी चीज है इसमें। व्हाट इज द शेयर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया CO2 एमिशन। कितना CO2 एमिशन करता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखो भारत में अगर टॉप 100 सिटीज की बात करो जो पॉल्यूटेड है, उसमें 83 जो सिटीज है वो भारत से आती हैं। तो तुम देख सकते हो हमारी हालत क्या है। 2.1 मिलियन डेथ होती है हर साल भारत में। 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख लोगों की डेथ होती है पोल्यूशन की वजह से हर साल। ये छोटा मोटा डाटा नहीं है। ठीक है, कोविड-19 तो बदनाम था, असली रीजन तो ये है हमारे यहाँ पर, हम फोकस नहीं करते इन पे। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट से 12% क्या मिलता है हमारे यहाँ पर, पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने बनाए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हमने बांटना शुरू किए कि गाड़ियों के PUC बना के उनसे पैसा ले लेंगे। और पैसा लेकर देखो किसी के पास बाइक है, ठीक है, 60 रुपए का उसका PUC कटा साल भर का। कितने करोड़ बाइक है हमारे पास, कितना पैसा सरकार लेती है, लेकिन क्या उस पैसे का सही में एनवायरनमेंट के लिए यूज करती है क्या कभी पेड़ वगैरह लगाती है क्या सरकार इतने? क्या मेरी जिम्मेदारी है क्या, मैं पैदा हो गया तो मैं हर बर्थडे पे पेड़ ही लगाऊंगा? क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एयर को क्वालिटी एयर बनाने के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो सारी बातें इसमें डिस्कस की गई है। एयर पोल्यूशन एंड जो एयर पोल्यूशन का जो एक्ट था, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वाला, कब आया था? 1981, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। A recent report stated that India is home to 83 of the 100 most polluted cities in the world। ठीक है, वही सब बातें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ठीक है, 12% जो एमिशन है वो कहां से आता है? तो इससे देखो एक वर्ड है यहाँ पे, पार्टिकुलेट मैटर, PM कितना होना चाहिए? 2.5। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेवल पर जा चुका है, इसलिए पूरा का पूरा न्यूज बनाया। तो 2-4 बेसिक बातें याद रखना। ठीक है, मुझे बताना कि इस बार हमारे यहाँ का कौन सी जो सिटी है टॉप नंबर पर रही थी पोल्यूशन के अंदर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हम पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे कि सॉल्यूशन क्या क्या है। यूनिसेफ आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन का जो इमरजेंसी फंड होता है उसका नाम है यूनिसेफ। ठीक है, जो UN का पार्ट है। इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट पावर जनरेशन में यूज करो। ठीक है, सोलर पावर, PM सूर्योदय योजना, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, इंप्रूव डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड म्युनिसिपल वेस्ट को इंप्रूव करो, आपने देखा होगा। गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इसमें, ऐसा हमें करना चाहिए ताकि पोल्यूशन को मेंटेन किया जा सके। अल्टीमेटली जो गाड़ियां चल रही है उनको E-व्हीकल्स पे चला लो। ठीक है, अच्छे हाउस बनाओ, ऐसे हाउस बनाओ जो पोल्यूशन कम करें। ठीक है, उसके बाद आप पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, रिड्यूस एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, जस्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, इनसे होने वाली दिक्कत क्या है एयर पोल्यूशन से? तो हार्ट डिजीज, ठीक है, लंग कैंसर, अस्थमा, रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन, आई इरिटेशन, स्ट्रोक, ये सब उससे हो जाती है। तो सिंपल सा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कांडीवली दहिसार रेलवे स्टेशन टू गेट मेक ओवर अंडर द अमृत भारत स्कीम। देखो अब एक नई स्कीम आई, अमृत भारत स्कीम, है ना। व्हाट इज अमृत भारत? अमृत भारत स्कीम कब आई थी? सिंपल याद रखना, 2023 में, लास्ट ईयर। है क्या इसमें कि जो आपके रेलवे स्टेशन है ना, उनको क्या करना है? इंप्रूव करना, मॉडर्नाइज करना है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसीज शेपिंग न्यू इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग ईयर ऑफ द रेलवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सिंपल। एमिंग टू रीडेवलप 1275 स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री बाय इंप्रूविंग पैसेंजर अमेनिटीज एंड द लैंडस्केपिंग। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जो आपका ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जस्ट बगल में, इसके अंदर भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मॉल्स खोले जा रहे हैं, यहाँ पर रूफ टॉप बनाई जा रही है। ठीक है, ताकि लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, लोग जब रुकें तो कुछ पैसा खर्च करें। देखो सरकार का मतलब ये रहता है तुम कमाओ और तुम्हारी जेब से निकाल ले, चाहे वो टैक्स के रूप में निकाल ले, चाहे तुम्हारे को ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे जिनसे तुम ललचाओ। तुम घर से पानी की बोतल लेकर भी, भरकर भी जा सकते हो अपने स्टेशन पे। नहीं, तुम्हें वहां पर फैंसी बोतलें मिलेंगी, फैंसी टाइप के तुम्हें मिल्क मिलेंगे, अमूल मिल्क, ये मिल्क, वो मिल्क, तुम्हें अट्रैक्ट करेगी सरकार, पैसा निकालेगी तुम्हारे जेब से। उसी का ये काम हो रहा है और कुछ नहीं है। तो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, पहले ही इतना टैक्स पे करते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो ये आउट ऑफ द वे बात थी, समझ गए। तो अमृत भारत स्कीम कब आई थी? तो सिंपल याद रखना, 2023 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। इससे पहले टारगेट उसका 1275 था, अब 1309 कर दिया गया। ठीक है, रूफ प्लाजा, ये सब है। अच्छा, अगर इंडियन रेलवे की बात करूं, क्योंकि इंडियन रेलवे इसको कर रहा है, तो सिंपल से याद रखना, हमने कई बार पढ़ा है। इंडियन रेलवे सबसे पहली बार कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी।
ठीक है। इन्हीं के टाइम पर मुंबई से लेकर कहां तक चली थी, ठाणे तक हमारी ट्रेन चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है। आज के दिन अगर भारत में देखोगे तो दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है, तो भारत में इंडियन रेलवे है, 13 लाख प्लस लोगों को जॉब देता है, ध्यान रखना। पहले नंबर पर रेलवे ट्रैक यूएसए में, फिर चाइना, फिर रशिया, और हम कितने पे है, चौथे नंबर पे। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। ठीक है। और हमारी इंडियन रेलवे के 4 जो यूनेस्को हेरिटेज में भी है स्टेशन, कौन कौन से, इनको जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज में हमारी साइड 43 हो चुकी है, आपने देखा होगा। ठीक है, आसाम वाला जो ऐड हुआ था। अब समझना 4 कौन कौन से हैं, तो आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है मुंबई वाला, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, और कालका शिमला रेलवे किसमें आता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है, लिस्ट में आता है, ध्यान रखना। ठीक है। आपका जो हुबली जंक्शन है, जो 1505 मीटर के साथ दुनिया का सबसे लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। हमारे यहाँ पर चेनाब ब्रिज बना हुआ है, कितनी हाइट है उसकी, 359 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का, जिसके ऊपर से रेल जा रही है। कौन सा, चेनाब ब्रिज, चेनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखना, आपके इंपॉर्टेंट है, इस बार इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इसकी टेस्टिंग वगैरह हुई थी। ठीक है। नागपुर और महाराष्ट्र जो 2 हैं, उनके अंदर क्या बनी हुई है, डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है। ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले भारत में कौन से स्टेट में ट्रेन की डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है, तो याद रखना नागपुर और महाराष्ट्र में। टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो जोन याद रखना 18 है। पहला कौन सा था, चेन्नई, जिसको साउदर्न रेलवे जोन कहते हैं, 1905 में बना था। अभी लेटेस्ट कौन सा बना था, विशाखापट्टनम। ठीक है। तो ये 2-4 बातें बेसिक सी याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो चांसेस है कि आपसे पूछ ले, तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखना। बेसिक डाटा प्लीज एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि एक अगर पैसेज आता है तो 3 तो उसमें स्टैटिक ही चीजें पूछता है। नेक्स्ट है डिजिटल बूस्ट टू रिवाइव द सोलर पावर इंस्टॉलेशन स्कीम। देखो एक स्कीम आई थी पीएम कुसुम। ठीक है। कितने रुपए की, 34,000 करोड़ रुपीस की। ठीक है। इसका टारगेट था 100 गीगावाट सोलर प्लांट लगाने हैं। जो किसान है, जो फार्मर्स है, उनको 14 लाख सोलर पंप देने हैं। ठीक है। 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप देने हैं। आई कब थी, 2019 में। टारगेट ईयर कौन सा इसका, 2026 है, जिसमें 100 गीगावाट सोलर प्लांट लगाने हैं, इतनी एनर्जी जनरेट हो। देखो आपने देखा होगा कि गांव के अंदर पहले तो लाइट पहुंचती नहीं थी, गांव में आ जाए वो बहुत दूर के बाद, खेतों में तो जाती नहीं थी, तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती थी, दिन में 1-1, 2-2 घंटे लाइटें आती थी। ठीक है। तो पानी, एग्रीकल्चर में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तब सरकार ने एक स्कीम निकाली, पीएम कुसुम। ठीक है। पीएम कुसुम का पूरा नाम याद रखना, पूरा नाम क्या है इसका, प्रधानमंत्री ऊर्जा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। प्लीज पूरा नाम भी ध्यान रखना। 2019 में आई थी, 2026 तक 2026 का टारगेट है, 100 गीगावाट एनर्जी बनानी है सोलर प्लांट से। ठीक है। होता क्या है, तुम अपने खेत के अंदर क्या लगा लो, सोलर प्लेट लगा लो, उससे अपना कुआं चलाओ, अपनी जो ट्यूबवेल है उसको चलाओ। ज्यादा बिजली बना रहे हो तो उसको बेच भी दो। तो ये भी प्रोविजन है इसके अंदर। तो ये 2-4 बातें याद रखना। ठीक है। कब आई थी, कब नहीं आई थी, क्या उसका प्रोविजन था, तो उसको दोबारा से बूस्ट करने की बात की जा रही है, और कुछ भी नहीं है, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अभी हमारी इस पीएम सूर्योदय योजना आई थी, है ना, मुफ्त बिजली योजना आई थी, जिसमें 300 यूनिट हम बना सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम बचा सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर बिजली बना रहे हैं, मेरे पास बड़ा घर है और मैंने बहुत सारी लाइटें सोलर प्लेट लगा ली है, और मेरे पास एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, तो मैं बेच भी सकता हूँ। मैं सरकार को बेच सकता हूँ, मैं अड़ोस पड़ोस में बेच सकता हूँ, जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है सोलर प्लेट लगाने की, मैं उससे पर यूनिट पैसा भी चार्ज कर सकता हूँ। ये भी उसमें प्रोविजन था। तो ये बातें ध्यान रखना। हम बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मूव करके रिन्यूएबल पे जाना चाहते हैं, 2070 के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट है एन ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल टू फोकस ऑन द वेलफेयर। देखो वेलफेयर क्या होता है, कल्याण, लोगों का कल्याण करने के लिए कहा गया। वो तो 4 आर्टिकल पढ़ना। आपने देखा होगा कि पहले जो पहला हमारा बजट आया था 197 करोड़ रुपीस का था 1947 में, जो इंटरिम बजट आया था, उसमें हमने 47% पैसा डिफेंस पे खर्च किया था, क्योंकि उस समय हमारे सामने डिफेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इधर पाकिस्तान था, इधर चाइना था। आज के दिन हमारे पास 49 के आसपास 49 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस का बजट है। आज के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पैसा खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योर हो चुके हैं ना, हम 8% ही उस पे डिफेंस पे खर्च करते हैं। लेकिन जो बेसिक नीड है, जो लोगों को जिंदा रखती है, जो लाइफ लाइन है लोगों की, उनके ऊपर हम पैसा खर्च नहीं कर रहे। बस यही कह रहा है आर्टिकल। जैसे 2 स्कीम ऐसी है जो लोगों की बेसिक स्कीम है, बेसिक नीड है, याद रखना। एक है आपका नरेगा, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब आया था नरेगा, तो याद रखना 2006 में इंप्लीमेंट हो गया था, 5 में पास हुआ था।
इसमें क्या है कि आपको 100 डेज आउट ऑफ 365 डेज काम मिलेगा। और अगर काम नहीं मिलता है तो आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के विद इन 15 डेज अगर काम नहीं मिला तो आपको अगले 30 दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए 1/4 आपको सैलरी मिलेगी, जो भी दिहाड़ी बनी हुई है उसमें, लेकिन आपको काम मिलेगा क्योंकि गारंटी देता है ये, इसलिए इसका नाम गारंटी एक्ट है, ध्यान रखना। और ये सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर को जॉब देता है, ध्यान रखना, स्किल्ड वर्कर के लिए नहीं है, ठीक है, जिससे खड्डे खुदवाने और ये सब। अगर मान लो तुम्हें उसके बाद भी काम नहीं मिला तो कितने दिन बच गए, 30 हो गए ना, 100 दिन काम मिलेगा, कितने बच गए 70, तो 70 डेज के लिए आपको क्या मिलेगा, याद रखना 1/2 यानी कि हाफ सैलरी तुम्हें मिलेगी, चाहे काम मिले या ना मिले, ये है गारंटी एक्ट, ताकि तुम खाना खा सको। आर्टिकल 43 लिविंग वेज, याद रखना डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, डीपीएसपी का आर्टिकल 43, तुम्हें लिविंग वेज मिलेगा, तुम इतना कमा सको कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डीपीएसपी में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें लिविंग वेज मिले, तुम एटलीस्ट इतना कमा सको कि तुम खाना खा सको, चटनी रोटी खा सको, पनीर खाओ, ये सरकार की गारंटी नहीं है, समझ गए। अब क्या हुआ, एक ये दूसरा कौन सा है तो याद रखना एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या है ये, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था तो याद रखना 2013। बाद में इसी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दे दिया गया, जिसमें फ्री राशन आपको दिया जाता है ना, 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को फ्री मिलता है, वो वाली स्कीम आया कब था, 2013, याद रखना। ये दोनों बेसिक नीड है लोगों की आज के टाइम पर, जो गरीब लोग हैं। देखो ऐसा क्यों है, हमारे भारत में अगर मैं पुअर्टी की बात करूं ना, तो पुअर्टी लाइन पता है कितनी है, 30 रुपए पर डे। भारत के अंदर पुअर्टी लाइन 30 रुपए पर डे डिसाइड हुई है। 50% जो बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं, वो बेचारे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, मतलब कि भयंकर कुपोषण है उनके अंदर, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि हमने इन पे पैसा कम खर्च कर दिया। जैसे आपने सुना होगा मिड डे मील कब आई थी, 1995 में, है ना, जो बच्चों को आंगनवाड़ी में खाना मिलता है, इसको 2018 में नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया, ठीक है, पोषण अभियान कह दिया। इसके अंदर खुद हेल्थ मिनिस्टर ने एक बात कही है, खुद हमारे मिनिस्टर्स ने ये बात कही है कि भाई इतने लोग 50% ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार है, भयंकर, वो भी तो क्या देश का डेवलप करेंगे, क्या देश को बनाएंगे, क्योंकि देश का भविष्य तो आखिरकार बच्चा ही है ना। अगर तुम्हारे माइंड को ही करप्ट कर दिया जाए तो तुम क्या देश को चलाओगे। बात समझ में आ रही है, बूढ़ों को तो एक दिन मर जाना है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये इतना भयंकर क्यों हो रहा है, तो सिंपल समझना, मिड डे मील में 12 करोड़ प्लस लोग आते हैं। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक देखोगे 132 नंबर पे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट समझते हो ना, डेफिनेशन अच्छे से आती है तुम्हें, ठीक है। 2014-15 में हमें 2.1% जीडीपी कम खर्च करते थे, किसके ऊपर, आपके इन 2-3 स्कीमों के ऊपर, लेकिन अब हमने क्या किया, 1.5% किया, तो हमने और कम कर दिया, हमें बढ़ाना चाहिए। हम 80 करोड़ लोगों को खाना तो दे रहे हैं, हम 12 करोड़ लोगों को फ्री में, जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील तो दे रहे हैं, लेकिन अच्छा दो ना। कल परसों एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें मिड डे मील में आलू की सब्जी बनी हुई थी, आलू उसमें मिल ही नहीं रहा था, 4 बार गोते लगा लो तो आलू ना दिखे उसमें, तो तुम काहे की बात करते हो कि तुम देश को आगे ले जाओगे। तो बात यही की जा रही है इसमें कि भाई इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों पे क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता, तुमने इस बजट को इतना कम क्यों कर दिया। बात समझ में आ रही है, तो इन 2-4 बातों का एटलीस्ट ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है ना, किसकी बात कर रहा है, एनएफएसए, और पहले कितना था एनएफएसए में, 0.72% पैसा खर्च करते थे, और अब इसको 0.63 कर दिया, तो ये हमारा एक कंसर्न बन चुका है, समझ गए। और भारत में 50% लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपए ही कमा पाते हैं, और गरीबी रेखा को 30 रुपए कर दिया है, मतलब कितना हो गया, 30 गुना 30, 900 रुपए, यही हुआ ना, 30 रुपए पर डे, तो 30 दिन होते हैं महीने में, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 रुपए तो निकल के आते हैं। तो 1000 रुपए के आसपास कोई कमाता है तो कहते हैं गरीबी नहीं है। इसीलिए जो हमारा डाटा आया था उसमें इन्होंने 10% लोगों को गरीब दिखाया था ना। चलो उसकी बात नहीं करता मैं अभी, नेक्स्ट चलते हैं। टाइगर रिजर्व एम्प्लॉइज रीइंस्टेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है उसके अंदर एक जो टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, और कौन ही है, क्या नाम है, नामदफा। कहां पे है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में, सिंपल याद रखना है, मैंने कहा था बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, 54-55 के आसपास हैं, ठीक है, बार बार न्यूज में आते रहते, सब नहीं रटने, कोई न्यूज में तो पढ़ लिया करो। नामदफा कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर फ्लो करती है वहां से, वहां पर एक नाव और दिहिंग रिवर फ्लो करती है, इनसे मिलाकर नामदफा कर दिया, ठीक है। और कौन कौन सी हिल्स में है, तो याद रखना, नामदफा बम रेंज ऑफ द मिसमी हिल्स और पटकाई रेंज के अंदर ही मिलता है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, डेंगू कंट्रोल द अनरियलाइज्ड प्रॉमिस ऑफ द वोल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। देखो आज के टाइम पर मैक्सिमम जो डेथ हुई ना आज तक दुनिया में, वो सारी की सारी डेंगू की वजह से हुई है, डेंगू की वजह से। और डेंगू की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, इससे वो जो मच्छर होता है ना, एडीज जो होता है ना, फ्लीज है ना, उससे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, दुनिया भर के वायरस होते हैं। तो डेंगू की बीमारी को खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका, देखो सारे मच्छरों को नहीं मार सकते तुम,
तो एक बहुत अच्छा तरीका है, क्या नाम है, वोलबाचिया, क्या कहते हैं उसको, वोलबाचिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वैसे बात करूं तो भारत में 28,300 करोड़ रुपए हर साल डायरेक्टली डेंगू पे खर्च होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट है। भारत में हर साल 5.68 लाख डेथ होती है हर साल डेंगू की वजह से। कितनी डेथ होती है, 5.68 लाख लोगों की हर साल डेंगू से डेथ हो जाती है। सोचो कितना बड़ा डाटा है। और सारे यूथ हैं वो प्लेटलेट कम हो जाती है, मर जाती है। गरीब आदमी, मैंने अभी कहा 30 रुपए से कम में पुअर्टी रेट में 50% आदमी दिन का 50-100 रुपए कमा पाते हैं। वो कहाँ से प्लेटलेट चेक करा पाएगा? वो तो ये सोचेगा रात को बीमार हुआ था, सुबह उठा तो डेथ हो गई, पता नहीं भगवान ने क्या किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, डेंगू था, लेकिन क्यों, फैसिलिटीज नहीं है उसके पास, ठीक है। ये सारी सरकार को सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होता है, ठीक है। मच्छर का नाम क्या है, एडीज मॉस्किटो, सिंपल याद रखना। अब एक बात समझना, जब ये मच्छर काटते हैं तो हमेशा याद रखना फीमेल जो मच्छर होता है वही काटता है, मेल मच्छर कभी नहीं काटता, वो बेचारा शांत होता है, ठीक है, फीमेल ही काटती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके अंदर जो डेंगू का वायरस होता है ना, वो हमारे शरीर में आ जाता है, बीमार कर देता है। तो हमने एक मेथड ढूंढा, वोलबाचिया, क्या है। अच्छा, सिंगापुर ने इसको यूज किया है। सिंगापुर ने इससे अपने वहां पर 90% मच्छरों को खत्म कर दिया और 77% वहां पर डेंगू के केस कम हो चुके हैं। तो कितना बड़ा डाटा है। क्या है वोलबाचिया, तो सिंपल समझना, मैंने कहा ये आपका क्या है, वोलबाचिया, ठीक है। ये वोलबाचिया बेसिकली क्या होते हैं, जो कुछ कीड़े होते हैं जिनके अंदर ये होता है, ठीक है। ये ऐसी चीज होती है, अगर ये डेंगू वाले मच्छर को लगा दिया जाए तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुमने जो वोलबाचिया था वो इस मच्छर को लगा दिया और इस मच्छर को इन्फेक्ट कर दिया, और ये मेल है जिसको इन्फेक्ट किया, ध्यान रखना, फीमेल को इन्फेक्ट नहीं किया। और ये और इधर क्या है, फीमेल मच्छर है, दोनों ने क्या किया, जब रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन के बाद, मेटिंग के बाद क्या हुआ, कोई दूसरा बच्चा होगा लेकिन बच्चा ही नहीं होगा उसमें, खत्म। बात समझ में आ रही है। तो इनकी जो संख्या थी ना, इनका जो वंश बढ़ रहा था, उस वंश को ही रोक दिया तुमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मच्छरों की संख्या कम हो जाए। कौन से मच्छरों की, जो डेंगू फैलाते हैं। समझ में आ रही है। तो ये है वोलबाचिया मेथड। अब आप कहोगे कि सर इसको फीमेल्स में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा कि हमें कौन काटता है, फीमेल, मेल नहीं काटता। तो फीमेल जब काटती है तो हो सकता है वोलबाचिया हमारी बॉडी में जाकर, हालांकि ऐसा रिएक्शन करता नहीं, किसी के अंदर कुछ रिएक्शन हो जाए और कोई नई बीमारी ना बन जाए, क्योंकि ये भी तो किसी कीड़ों से निकाला है तुमने, फ्रूट बैट से तो निकाला है इसको। ये जो वोलबाचिया है तुम्हारा, वो बेसिकली कहां से निकाला है तुमने, तो उसको तुमने फ्रूट बैट से निकाला है, फ्रूट फ्लाइज से, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानगोगैस्टर। तो उसी से तो निकाला है। हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ उल्टा रिएक्शन कर दे, तो हम इसको फीमेल पर नहीं लगाते हैं, मेल पर लगाते हैं, बाद में बच्चा नहीं होगा तो कहानी खत्म। समझ गए। तो ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना। कौन सा, वोलबाचिया। कैनिन डिस्टेंपर, देखो ये बीमारी है जो आजकल कुत्तों में चल रही है, तो सिंपल याद रखना, कुत्तों के अंदर एक बीमारी चल रही है, क्या नाम है उसका, कैनिन डिस्टेंपर, जो न्यूज में है, तो बस इसमें डाल दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बुलजाई, इंडियाज होमग्रोन ग्लाइड बॉम्ब गौरव हिट्स टारगेट। देखो किसने बनाया होगा, तो डीआरडीओ ने, हालांकि इसमें अडानी का नाम भी लिखा है, ठीक है, अडानी ग्रुप ने भी, ठीक है। क्या है इसका नाम पूरा, तो याद रखना आपका गौरव 100 किलोमीटर अभी दूर से टारगेट को हिट कर सकता है। तो नया आ चुका है 150 mg सीमा निंदा को, अच्छा ये तो उस वाली न्यूज है, ठीक है। कहां चला गया, डेवलप्ड ऑफ द बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द पार्टनर्स इंक्लूडिंग अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है। नाम क्या है इसका, गौरव नाम दिया गया। तो आपसे न्यूज में पूछेगा कि भाई रिसेंटली गौरव न्यूज में था, क्या है गौरव, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। डीआरडीओ और इसरो की क्लास हम पढ़ भी चुके हैं, क्लासों में पढ़ते भी हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 3 more रामसर वेटलैंड साइट्स नाउ इन इंडिया। देखो आपने पढ़ा था रामसर साइट्स क्या होती हैं, एक होता है नेशनल पार्क, जहां पर हम किसी जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में जो जंगली जीव होते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करते हैं, तो नेशनल पार्क बना देते हैं। टोटल 106 है। पहला था आपका जिम कॉर्बेट, अभी कौन सा, रायमोना, तो जैसा में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में बना था। ऐसे ही होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगल बना देते हैं कहीं पे, है ना, कि कहीं जंगली लोमड़ी मिली, उसके चारों तरफ, उस जंगल की चारों तरफ वो लगा दिया, तारबंदी कर दी और उसको कह दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारे पास 500 प्लस हैं। फिर होते हैं टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टाइगर मिलते हैं, एलिफेंट रिजर्व जहाँ पर एलिफेंट मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जो वेटलैंड्स होती हैं, गीली भूमि, है ना, गीली जमीन, पानी के आसपास, रिवर के पास, लेक के पास, पोंड के पास कोई जंगल है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा जीव है, ऐसा प्लांट है, ऐसा एनिमल है जो कहीं नहीं मिलता, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये होती है रामसर साइट। तो सबसे पहले इसका नाम रामसर क्यों दिया गया, तो याद रखना इसकी जो फर्स्ट कन्वेंशन हुई थी 1971 में, 2 ऑफ द फेब को, ठीक है, कहां पर हुई थी, रामसर सिटी, ठीक है। और रामसर सिटी कहां पे है, तो याद रखना ईरान के अंदर ये है, ठीक है। और यहीं पर इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1982 में ज्वाइन किया। और इसीलिए 2 फरवरी को क्या बनाते हो, तो हमने कई बार पढ़ा भी है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेटलैंड्स डे। और इसी का दूसरा नाम क्या, रामसर साइट, क्योंकि रामसर सिटी में हुआ था, 1982 में भारत जुड़ा। और भारत में पहला कौन सा था, तो चिलिका लेक, याद रखना
जो कि एक लेगून लेक भी है, और उसके साथ साथ केलादेव जो नेशनल पार्क आपके राजस्थान का, वो उसमें जुड़ा होता है 1981 में, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया गया था। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, 18 हो चुकी है, ठीक है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन का डेल्टा। और सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका लेक, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में। 2-4 बातें फैक्चुअल डाटा याद रखना। अभी भारत में कितनी हो चुकी है? तो 82 थी, 3 और जुड़ गई तो 85 हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। उनके नाम भी लिखे हुए तो उनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नाजरायन एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी बनी है तमिलनाडु की, ठीक है। तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश का जुड़ा है, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। होती क्या है, हम काफी बार पढ़ते भी हैं। उसके बाद चलते नेक्स्ट। प्रेसिडेंट अप्रूव्स 4 कीर्ति चक्र्स, 18 शौर्य चक्र्स। तो देखो हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, देखो प्रेसिडेंट जो होता है ना, हेड ऑफ द नेशन, ठीक है। हालांकि वो नॉमिनल हेड होता है, इस बात को ध्यान रखना, हेड ऑफ द नेशन होता है लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है। और ये बात हमें कहां पर लिखी हुई है? तो आर्टिकल नंबर 77 में लिखी है। अब आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 53, जिसमें लिखा है कि जो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्मड फोर्सेस। आपकी नेवी, आर्मी, जो एयर फोर्स है, इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। 53 में बातें लिखी हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारे जो प्रेसिडेंट है कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक ट्राइबल वुमेन है। इन्होंने अभी कुछ शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र के नाम अनाउंस किए तो न्यूज में आ गया। जब आप एग्जाम की तरफ पहुंचोगे तो हम इसके ऊपर जो जितने भी अवार्ड्स वाला चैप्टर होगा ना, उसमें हम इन चीजों को पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 25 के 25 और 18 के 18 नाम रटने की जरूरत नहीं है। 4 जो छोटे नाम है वो जरूर याद कर लेना, उसमें से पूछ लेता है। जैसे भारत रत्न पूछ लेता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण नहीं पूछता है। तो ये बहुत सारे नाम होते हैं, 80-80 लोगों को मिलते हैं, उनको पता, आप याद नहीं कर पाओगे, तो इतना कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना किन किन 4 लोगों को ये कीर्ति चक्कर मिला है। आपका काम है घर पे कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। बहुत सारे तो ढूंढ कर भी कॉपी पेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। कब से स्टार्ट हुए थे? तो गैलेंट्री अवार्ड्स 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। परमवीर चक्कर एक होता है, महावीर चक्कर एक होता है, वीर चक्कर, ठीक है। फिर 1952 में शुरू हुआ अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। फिर इसी को 1967 में नाम बदल दिया, अशोक चक्र 1 को अशोक कर दिया, क्लास 2 को कीर्ति कर दिया, क्लास 3 को शौर्य कर दिया, ठीक है। आपसे अगर पूछे वॉर टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। और पीस टाइम का हाईएस्ट कौन सा है? तो अशोक चक्र है। इस बात को ध्यान रखना। और किन किन लोगों को मिला है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। हालांकि इसमें भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सेना मेडल भी होते हैं, वायुसेना मेडल भी होते हैं, और आपके जो आपकी नेवी के लिए जो जल सेना मेडल भी होते हैं। ये 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाकी हम इसको, परेशान नहीं होना, इसको हम अवार्ड्स वाले लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, या आप पर्सनली आकर मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।